everyone, welcome to Emerging Tutorials। तो आज हम करेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत जिसको बोलते हैं बहुत मतलब जबरदस्त की दोस्ती है आप लोगों के बीच, और किसी न किसी वजह से आपको अपने दोस्त की जो बात है वो बुरी लग जाती है, और उसकी वजह से आपकी दोस्ती में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो क्या बाद में जब कभी आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसका साथ दोगे या नहीं? तो जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फेयर प्ले। ये कहानी है ऐसे ही दो दोस्तों की, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की, जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंड ऑफ द चैप्टर इन दोनों में रिकॉन्सिलेशन हो पाता है, कोई मतलब समझौता हो पाता है, ये आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, जहाँ फिर इनमें जो दुश्मनी है इनकी वो एज इट इज रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो है फेयर प्ले। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो होने वाला है। और ये जो फेयर प्ले कहानी है ये लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, बड़े फेमस हिंदी राइटर हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाटक है उसका ही कुछ हिस्सा लिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ऐसा इस चैप्टर में, कि इसका नेम जो उन्होंने फेयर प्ले, मतलब सही प्ले करना, सही का साथ देना, कुछ ऐसा रखा। तो जो चैप्टर है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप पार्ट्स में डिवाइडेड है, ताकि एक पार्ट में एक सीन को डिस्क्राइब किया जा सके और नेक्स्ट पार्ट में अनदर डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं, एक सीन को डिस्क्राइब किया, फिर एक्ट सेकंड आ जाता है, थर्ड आ जाता है, लाइक दैट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे पार्ट 1 में क्या है, जुम्मन शेख, जो कि नेम से आप देख सकते हो मुस्लिम, and Algu Chaudhary, Hindu. Despite of their religions, they are very fast friends, they are very good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them, either जब वर्ड आ जाता है तो either हम ग्रामर में चूज करते हैं दो चीजों में से। जब हमें किसी एक चीज को चूज करना होता है वहां पे हम either और का यूज करते हैं। ठीक है। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family। कि उनका जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उनका जो बॉन्ड था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जब कभी भी उन दोनों में से, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में से, दोनों में से किसी एक को भी बाहर जाना पड़ जाता था किसी काम से, गांव से, तो जो दूसरा वहां पे रह जाता था वो अपने फ्रेंड की फैमिली की टेक केयर करता था। लुक्ड आफ्टर मतलब उनका देखभाल करना, टेक केयर करना, टेक केयर करना। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो उनकी इन्हीं बात से, इसी बात से, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो एक दूसरे की फैमिली की इतनी केयर करते थे, इसकी वजह से पूरे विलेज में उनको रिस्पेक्ट की जाती थी, सारे उनकी उनको इज्जत देते थे। तो क्या हुआ, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अब जो जुम्मन है इसकी एक बूढ़ी आंटी थी। आंटी में आप ले सकते हो बुआ, चाची, मामी, कोई भी ना, तो यहाँ पे हम बुआ ले लेते हैं। तो जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम। तो उन्होंने ये समझ के, ये मान के, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम पे ट्रांसफर कर दी, कि वो अब उनके साथ में रहेगी, स्टे विद हिम, एंड वुड लुक आफ्टर हर, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और जो जुम्मन है और वही उनकी देखभाल करेगा। ठीक है।
द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। उनका जो ये समझौता था ये कुछ सालों तक तो चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा, मतलब कि जुम्मन अपनी आंटी की टेक केयर करता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर सिचुएशन जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, वो हो गई चेंज। अब जुम्मन एंड हिज फैमिली मतलब उसकी वाइफ वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो इस ओल्ड रिलेटिव मतलब के आंटी से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, वो उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है कि मतलब ध्यान नहीं देना किसी की तरफ, इंटरेस्ट को लूज कर देना। तो जुम्मन का जो इंटरेस्ट था वो अपनी आंटी से जाने लगा, टू हर एज इज वाइफ। जैसे उसकी वाइफ ओल्ड आंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अब वो उनको अच्छा नहीं समझती थी, उनकी केयर नहीं करती थी, ऐसे ही अब जुम्मन भी होने लग गया। who grudged even the little food। ग्रज क्या होता है? ग्रज होता है द्वंद, मतलब ईर्ष्या रखनी मन में, अनहैप्पी फील करना, अनहैप्पी, ईर्ष्या सी रखनी, ग्रज रखना। इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी। अब क्या होने लग गया कि जो जुम्मन की वाइफ थी उसको ओल्ड आंटी को जो भोजन देना पड़ता था, मतलब खाना देने में भी उसको ग्रज फील होता था, वो ना खुश थी, वो उनको खाना नहीं देना चाहती। शी swallowed these insults along with her food for a few months। शी यहाँ पे आंटी की बात की गई है कि जो ओल्ड आंट थी, स्वालो होता है अंदर लेके जाना जिसको हम बोलते हैं निगलना, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा स्वालो करना क्योंकि इंसल्ट के साथ ये वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे swallowed का मतलब आ जाएगा टॉलरेट करना, उसको सहन करना। She swallowed these insults along with her food for a few months। कि कुछ महीनों तक तो बेचारी आंटी खाने के साथ ही इन इंसल्ट्स को भी स्वैलो करती रही, मतलब बर्दाश्त करती रही इंसल्ट को। बट पेशेंस, पेशेंस क्या होता है? टॉलरेट करने की जो सीमा होती है, टॉलरेशन की जो सीमा होती हैज इट्स लिमिट। लेकिन कहते हैं कि सहनशीलता जो होती है उसकी भी लिमिट्स होती हैं, मतलब एक हद तक आके इंसान उस पेशेंस को खो ही देता है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सीन डिस्क्राइब किया हुआ है जिसमें यहाँ पे जुम्मन है जो ऐसे लग रहा है जैसे आर्गुमेंट कर रहा है अपनी आंटी के साथ, और ये आंटी बेचारी बड़ी परेशान लग रही है, देखो ये सारा देख के परेशान लग रही है, वो सोच रही है यहाँ पे कि क्या किया जाए। और यहाँ पे जुम्मन की वाइफ है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो इस पिक्चर को यहाँ पे शो किया गया है। अब क्या हुआ? वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। शी मतलब आंटी। तो आंटी एक दिन जुम्मन से बोली, माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब मुझे पता ही है, मुझे दिख रहा है, सामने है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। के जुम्मन बेटा, कि मुझे अब दिख रहा है, इट्स वेरी वेरी क्लियर, ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं इस घर में मेरी जरूरत नहीं। ऑब्वियस का मीनिंग लिख लीजिए आप, क्लियर। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? मुआवजा देना, जो मतलब अपना जीवन चलाने के लिए गुजारा भत्ता होता है जिसको हम बोलते हैं अलाउंस, उसको वो बोलते हैं कि मुझे कृपया करके मुझे मेरा मंथली अलाउंस दे दिया कर, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना अलग किचन बना लूं। ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टी तो आंटी ने जुम्मन के नाम कर दी है, अगर अब वो अकेले कुछ करना चाहेगी तो नेचुरली उनको पैसे की जरूरत होगी। तो यहाँ पे वो बड़ी ही मतलब विनती करके जुम्मन को कह रही है कि काइंडली, मतलब दया, दया पूर्वक, मतलब बहुत यहाँ पे दया आ रही है उसके, कि वो जुम्मन को बोली कृपया मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपना किचन अलग बना लूं, भाई अगर तुम लोग मुझे नहीं खाना दे सकते ना। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेड जुम्मन शेमलेसली।
तो अब जहाँ पे जो जुम्मन है बड़ी ही शेमलेस, मतलब बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी आंटी को कह रहा है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाते हैं, बी पेशेंस, तुम धीरज रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। तो अब जब जुम्मन इतना मतलब उसको रूडली बोल रहा है, तो जो आंटी है वो बेचारी बहुत गुस्से में आ गई, एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो अपना केस गांव की पंचायत के पास लेके जाएंगे। गांव की पंचायत क्या होता है आप सबको पता ही होगा। गांव में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो गांव के छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने एक सरपंच को चुना होता है, और सरपंच के साथ चार पांच और भी लोग होते हैं जो मिलके एक पंचायत बनाते हैं, और पूरा जो गांव होता है पंचायत के फैसले को मानता है। तो अब आंटी अपना जो केस है वो लेके जाना चाह रही है विलेज की पंचायत के पास। For many days, the old lady was seen taking to the villagers, explaining her case and seeking मतलब मांगना, seeking their support, टू बैग कह सकते हो यहाँ पे। तो बहुत दिनों तक जो ओल्ड आंटी थी वो देखी गई, जो गांव के लोग थे उनको वो अपना केस बता रही थी, मतलब अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जुम्मन ने, और गांव वालों की सपोर्ट चाहती है। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ तो उसको हमदर्दी दिखाते हैं, कॉन्सोलेशन देते हैं, उसको कंसोल करते हैं। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ ऐसे भी हैं, जब लाफ्ड एट आ गया तो ये हो गया जोक बनाना, मतलब उसको उसका फन बनाना, ठीक है, तो उसका मजाक भी उड़ाने वाले हैं। और एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, कुछ ऐसे भी हैं जो होते हैं ना गांव में लोग एडवाइस देते हैं सबको, खुद करें कुछ ना, तो वैसे कुछ लोग हैं कि कुछ लोग तो सिंपैथी दिखा रहे हैं, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ उसको एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस क्या दे रहे हैं? टू मेक अप विद हर नेफ्यू, कि वो अपने भतीजे के साथ और उसकी वाइफ के साथ समझौता करे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। अब वो आई हैं अलगू चौधरी के पास। तो अलगू चौधरी कौन है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अलगू चौधरी जो है वो जुम्मन शेख का सबसे अच्छा दोस्त है। अब आंटी आती है अलगू चौधरी के पास एंड स्पोक टू हिम, उनको आके बोलती है यू नो, एंड स्पोक टू हिम मतलब उनसे बात करती है सारा मैटर, कि तेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब ये जो डायलॉग है ये है अलगू का। वो कहता है यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि चाची आपको पता है ना कि जुम्मन तो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, नेचुरल है कि जब बेस्ट फ्रेंड है तो फ्रेंड मोस्टली यही चाहता है कि वो अपने फ्रेंड का साथ दे। तो अब जब वो पूरी सिचुएशन आंटी उसको बता रही है, तो अलगू आंटी को यही बोल पा रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जाऊं। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, मम क्या होता है? साइलेंट रहना, क्वाइट रहना, एंड नोट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब आंटी उसको क्या कह रही है? लेकिन बेटा, क्या सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना सही है? क्या इसी को तुम सही कहते हो, फेयर कहते हो? मतलब कि सही बात की तरफ हम बोलते हैं ना हमेशा, आप सच्चे रहो, तो वो ऐसे ही बोले क्या यही तुम्हारा सही है, इसको ही सही कह रहे हो? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। प्लीड क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। यहाँ पे ओल्ड लेडी बड़ी करुणामयी आवाज में वो प्लीड कर रही है, विनती कर रही है, मतलब बड़ी लाचारी में वो उसको कह रही कि सब कुछ जानते हुए भी क्या चुप रहना सही है? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। फिर वो उसको मतलब अलगू को ये कहती है कि तुम पंचायत में आ जाओ और स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, सच का साथ दो, ये तुम्हें जो सही लग रहा है उसका साथ दो, डिस्पाइट ऑफ योर फ्रेंडशिप, कि चाहे वो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है लेकिन अगर तुम सही का साथ देना चाहते हो तो पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई। अब अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज
ईयर्स। लेकिन उसकी जो आंटी की बातें हैं, हर मतलब आंटी की बातें हैं, बार बार उसके कानों में गूंज रही, कानों में गूंज रही है, मतलब उसको बार बार आंटी की कही बातें, जो उसकी जो कंसाइंस है, मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति कह सकते हो, उसका जो अंतरात्मा है उसकी, वो बार बार यही उसको अलगू को कहना चाह रही है कि वो सही का साथ दे। तो आंटी के जो वर्ड हैं बार बार उसके कानों में गूंज रहे हैं। यहाँ पे एक सीन हो गया हमारा खत्म। अब आता है पार्ट नंबर 2। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या है। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. तो पंचायत जो थी उसी शाम को, जिस दिन आंटी अलगू के पास गई थी, उसी दिन शाम को गांव में ओल्ड बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ जो बहुत पुराना था, उसके नीचे पंचायत लगाई गई। आप लोगों ने ये भी देखा होगा गांव में पंचायत जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ होते हैं उन पे आम लोग इकट्ठे होकर बैठे होते, खेल रहे होते हैं, कुछ जगह पंचायत लगती है, ये तो कॉमन सी बात है गांव में। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। अब जब वहां पे पंचायत बिठाई गई, सबसे पहले तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो पंचों की आवाज है, मतलब पंचों का जो फैसला होगा वो भगवान की आवाज है। लेट माई लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। के नॉमिनेट करना होता है चूज करना, कि जो सरपंच है, हेड पंच मतलब जो सरपंच है, मेरी आंटी को उन्हें चूज करने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं अबाइड मतलब एग्री करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा उनके डिसीजन को, जिसको मर्जी वो सरपंच चूज कर ले। अब मैं ऊपर एक सीन डिस्क्राइब किया हुआ था, देखो उसमें क्या है, ये देखिए। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, जहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये बरगद का पेड़ है जहाँ पे पंचायत बैठी है, ये आंटी है और ये अलगू है, ठीक है। गांव के लोग सारे इकट्ठा हो गए हैं कि क्या फैसला होता है। ऐसे होती है कुछ ओपन में जो पंचायत का जो सीन होता है, ठीक है। तो अब जब जो जुम्मन है वो बोलता है कि मेरी आंटी जो जिसको भी सरपंच चूज करेंगी मैं उसको एग्री करूंगा, मैं मानूंगा उसको सरपंच, और वो जो फैसला करेगा ठीक है, वो भगवान का फैसला है। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नोर एनिमी। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। अब जहाँ पे ओल्ड लेडी है, जो मतलब कि आंटी है, वो ये अनाउंस करती है कि जो पंच होता है उसका ना तो कोई फ्रेंड होता है, ना ही कोई एनिमी होता है, दुश्मन होता है। तो जब भी आपको सेंटेंस में कुछ ऐसा दिया हो कि आपने ना तो फर्स्ट वाली चीज को चूज करना है, ना ही आपने सेकंड वाली चीज को चूज करना है, तो आप वहां पे नेदर और नॉर का यूज करोगे। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे हम बोल दें कि उसको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफी पसंद है, तो आप वहां पे लिख सकते हो शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको ग्रामर जो है इसमें आ रही वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या हुआ, फाइन रिप्लाइड सॉरी यहाँ पे क्या था, पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी। कि जो पंच होते हैं उनका तो ना ही कोई दोस्त होता है ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या बोलते हो, जुम्मन को आस्क करती मैं अलगू को सरपंच चूज करना चाहती हूँ। A fine, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. अब जुम्मन अपनी खुशी को छिपा रहा है यहाँ पे, उसको लगता है वाह यार मेरी तो किस्मत खुल गई, इन्होंने तो मेरे फ्रेंड को चूज कर लिया, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि अलगू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरा ही साथ देगा। तो यहाँ पे वो बड़ा सेटिस्फाई फील कर रहा है कि आंटी तो पागल है, इसने तो अलगू को चूज कर लिया। तो बोलता है ठीक है अलगू ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अब अलगू बेचारा यहाँ पे फिर कह रहा है चाची आपको तो पता ही है, यू आर अवेयर, आपको तो पहले से पता है कि मैं मेरी जुम्मन के साथ फ्रेंडशिप है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो आपने फिर से मुझे चूज कर लिया। मतलब वो उसको कहना चाह रहा है कि
वो मतलब अपने फ्रेंड के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर अब वो सरपंच बनेगा तो नेचुरली उसको सही का ही साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो वो गलत फैसला लेगा, तो फिर ये तो गलत बात है ना। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। अब आंटी क्या कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, बट आई ऑल्सो नो, वो कहते हैं मुझे ये भी पता है दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम दोस्ती की खातर, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम जो हो वो दोस्ती की खातर अपनी कंसाइंस को, मतलब अपनी अंतरात्मा को, अपने एथिक्स को नहीं मरने दोगे, तुम सच का ही साथ दोगे। God lives in the heart of Punch and his voice is the voice of God। वो कहते हैं जो पंच होते हैं उनके दिलों में तो भगवान रहता है, और उनकी जो कही बात होती है वो भगवान की आवाज होती है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सेकंड टाइम आ गई, हम इसको काउंट करते चलेंगे। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। तो इतना कह के जो आंटी थी उन्होंने अपनी बात पंचायत के सामने, मतलब गांव के सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं वहां पे, सबके सामने अपना केस रखा कि मैंने जुम्मन पे केस क्यों किया। अब आगे जुम्मन सेड अलगू। अब अलगू कह रहा है यहाँ पे, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, कि तुम और मैं अच्छे पुराने फ्रेंड हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यूज, कि तुम्हारी जो आंटी है मुझे भी उतनी ही प्यारी है, मतलब कि जैसे वो तुम्हारी चाची बुआ जो भी है, तो वैसे ही रिश्ता उनका मेरे साथ है, मैं भी उनके साथ वैसा। नाउ आई एम अ पंच, वो कहता है अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए बराबर हो, कि यहाँ पे मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। जैसे कि अब मैं सरपंच की ड्यूटी कर रहा हूँ, तो तुम्हारी आंटी और तुम दोनों मेरे लिए एक जैसे हो, मैं किसी का भी फेवर नहीं लेने वाला यहाँ। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कि तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना है। अब जुम्मन शुरू हुआ, देखो जुम्मन बिगिन, बोलता है 3 years ago, 3 साल पहले। जब एगो आ जाए तो वो पास्ट की बात होती है। कहते 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि जो मेरी आंटी थी इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद मुझे ट्रांसफर की थी। आई प्रॉमिस, देखो यहाँ पे पास्ट का एक्ट डिस्क्राइब हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा है तो मैं उनकी टेक केयर करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, वो कहता है कि मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माय वाइफ एंड हर, क्वार्रल्स मतलब फाइट्स, कि उनके बीच, मतलब आंटी और मेरी पत्नी के बीच कई बार झगड़ा हुआ है, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इन झगड़ों को रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंटी है ये मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल, वो कहते हैं ये तो संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, वो कहते हैं मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं तो अपनी आंटी का ख्याल रख रहा हूँ भाई, मेरी आंटी ही मेरी वाइफ से लड़ाई करती है और इन दोनों में नहीं बन रही, तो मैं इसको नहीं रोक पा रहा, और अब आंटी मुझसे पैसे मांग रही तो मैं तो नहीं दे दूंगा, ठीक है। नाउ जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन्ड क्या होता है, क्वेश्चनिंग करनी, कि उनसे जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, कटघरे में खड़ा करके क्वेश्चनिंग करते हैं, आपका ये कब हुआ, ये कब हुआ, ऐसे। तो क्रॉस एग्जामिनिंग हो रही है, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाकी के भी सारे, जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने क्या अनाउंस किया क्रॉस एग्जामिनिंग के बाद, तो कहते हैं वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमने बड़ी केयरफुली पूरे मैटर को सुना है। इन आर ओपिनियन, के हमारे ओपिनियन में, मतलब पूरी पंचायत को ओपिनियन में, जुम्मन मस्ट पे हिज
आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी आंटी को जो मंथली अलाउंस है वो पे करना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसको दी जाएगी, क्योंकि आंटी के पास तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो उसने जुम्मन के नाम करा दिया, तो उसकी टेक केयर करना तो बनता ही है। तो अलगू ने अनाउंस किया कि भाई जा तो आंटी को मंथली अलाउंस दे, जा फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे, यही सही है। आगे क्या हुआ? अब अलगू ने जो डिसीजन लिया वो जुम्मन के अगेंस्ट लिया, ठीक है, तो जुम्मन से ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या हो गया? नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली, कभी हो गया कि इकट्ठे दिखाई दिए। अब जो दोनों फ्रेंड थे, जो कि फास्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, वो कभी कभी ही इकट्ठे दिखाई देते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच की जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट असल में तो जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, अब जो जुम्मन था वो अलगू का एनिमी बन गया था, दुश्मन बन गया था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, वो उससे बदला लेना चाहता, मतलब कि जितने आप कह सकते हो ना, जितनी पुरानी दोस्ती होती है उतने ही कट्टर जो एनिमी भी बन जाते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं क्या एंड तक इनकी रिकॉन्सिलेशन हो पाती है कि नहीं। तो थर्ड पार्ट में अब क्या हुआ? डेज पास्ट एंड पास्ट, अब दिन गुजरते गए। एज इन लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट मतलब डिफिकल्टी। तो दिन गुजरते गए, और इन लक मतलब बदकिस्मती की बात क्या हुई कि अब अलगू चौधरी बेचारा वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स, वो मतलब ऑक्सिस, ऑक्सिन डाइड, के उसके जो बैलों का जोड़ा था उसमें से एक मर गया, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, तो एक बैल जो रह गया था उसने सोल्ड किया समझू साहू को, ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो उसी विलेज का कार्ट ड्राइवर था, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी चलाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. तो उनमें ये समझौता हुआ था कि जो साहू था वो एक मंथ के टाइम में जो बैल का प्राइस है वो पे कर देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन हुआ क्या, जो वो बैल था वो तो एक महीने के अंदर ही मर गया। अब देखो, अब एक महीने के अंतराल में जो पैसे देने थे, मतलब विद इन अ मंथ पैसे जो पे करने थे, पैसे देने से पहले ही बैल मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलेट्स डेथ, तो बुलॉक की मतलब ऑक्स की मौत होने के कुछ महीनों बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, तो अलगू साहू को याद दिलाता है, रिमेम्बर करवाता है, रिमाइंड करवाता है कि तुमने मुझे अभी तक मनी नहीं पे की, येट मतलब अभी तक। साहू गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड मतलब जिसको कहते हैं ना खिंच जाना, खिंच जाना, एकदम से अनॉय हो जाना। तो यहाँ पे जो अ, समझू साहू था वो बड़ा खिंच के बोलता है, वो बोलता है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर योर रेस्ट, रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, रेस्ट मतलब वीक सा, पिटिएबल कंडीशन बोल सकते हो, पिटीफुल कंडीशन। रेस्ट बीस्ट, बीस्ट मतलब एनिमल, कि उस अधमरे जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था, मैं तो तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रियून, कि वो तो मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया, बल्कि हमारी रियून ही हुई, हमारी बर्बादी ही हुई है उसको लेके। आई हैव अ बुलेट, वो कहता है कि मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ, ये तेरा बैल मेरे पास एक मंथ के लिए रहा था, तो एक मंथ के लिए तू मेरा बैल यूज कर ले, एंड देन रिटर्न इट टू मी, फिर मुझे वो वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड पोलक, ही सेड एंग्री, बड़े गुस्से के साथ कहता है कि जो बैल मर गया उसका कोई पैसा पूसा नहीं मिलेगा अब तेरे को, तू चाहे तो मेरा बैल ले जा, एक महीना उसको यूज कर और मुझे वापस कर जा। अब अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू डिसाइड करता है कि वो अपना केस लेके जाएगा पंचायत के पास, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे सही है, उसने तो अपना बैल बेचा,
और जब बेचा था वो बैल बिल्कुल सही था तो उसको पैसे मिलने चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ पे अगर साहू की बात की जाए, वो भी अपनी जगह पे सही है भाई। जब बैल मर ही गया तो उसने उसका उसको फायदा ही नहीं हुआ एक तरह से। अब क्या हो गया, तो जब अलगू बोलता है बड़े गुस्से के साथ कि कोई पैसा नहीं मिलने वाला भाई, अगर तू चाहे तो मेरा बैल ले जा, लेकिन मरे हुए जानवर के लिए मेरे को कोई पैसा नहीं। तो अलगू ने डिसाइड किया अपना केस पंचायत के पास लेके जाने की, क्योंकि यहाँ पे अलगू भी बेचारा सही है, उसने तो बैल को बेचा, और जब बेचा था वो बिल्कुल सही था, तो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए। तो अगर दूसरी तरफ हम देखें साहू की तरफ, तो जैसे वो क्लेम कर रहा है कि बैल तो आते ही मर गया, उसके तो उसका तो नुकसान ही हुआ उसको, उसने तो उसको यूज किया ही नहीं, तो वो पैसा क्यों दे। अब देखते हैं कि इस केस में अब क्या। For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made. दूसरी बार मतलब उसी महीने में दूसरी बार पंचायत लगाने की तैयारी की जाने लगी। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। दोनों पार्टीज मतलब अलगू भी और साहू भी लोगों से मिल रहे हैं, जैसे वोटिंग के टाइम पे होता है ना, अलग अलग पार्टीज आती हैं वोट मांगने के लिए, सारे कहते हैं हमें सपोर्ट करो। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि दोनों पार्टीज मतलब अलगू भी और साहू भी लोगों के पास जा रहे हैं, उनको अपना अपना पक्ष बता रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि वो उनको सपोर्ट करें। अब देखते हैं यहाँ पे इसके मामले में क्या फैसला लेती है पंचायत। उसी तरह से द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। फिर से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगाई गई। अलगू स्टूड अप। अब जुम्मन की जगह पे, क्योंकि केस किया है अलगू ने, तो यहाँ पे अलगू खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। थर्ड टाइम आ गई है लाइन। वो बोलता है कि जो पंच की आवाज है वो तो भगवान की आवाज है। लेट साहू नोमिनेट द हेड पंच, के जो साहू है वो सरपंच को चूज कर सकता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस। साहू को मौका मिल गया, बड़ा चालाक था, उसको पता था कि अलगू और जुम्मन में लड़ाई हो गई है। तो अब साहू क्या करता है, एंड प्रपोज अ नेम ऑफ जुम्मन। वो किसको बनाना चाहता है सरपंच, जुम्मन को, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो ये जुम्मन जो है वो अलगू का कट्टर शत्रु बन गया है, कट्टर मतलब एनिमी बन गया है, अब तो ये मेरा ही साथ देगा। तो वो जुम्मन का नाम ले लेता है। अलगूज हार्ट सैंक। हार्ट सैंक मतलब अलगू घबरा गया, उसको पता है कि वो जो उसका फ्रेंड है अब उसका एनिमी बन चुका है, तो डेफिनेटली वो उसका साहू का ही साथ देगा। एंड ही टर्न पेल, मतलब वो घबरा गया, उसका रंग जो वो पेल क्या होता है, लाइट सा येलो, उसका रंग पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। अब उसने ही तो बोला है कि साहू चूज करेगा सरपंच को, तो साहू ने कर लिया। The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Dignity होता है शान, प्राइड। तो जिस क्षण जो जुम्मन है वो सरपंच बनता है, तो जैसे ही सरपंच नॉमिनेट करते हैं उसको, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि वो एज ए सरपंच उसको पंचायत की जो शान रखनी है, उसको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, और उसको अपनी जिम्मेवारी का यहाँ पे एहसास हो जाता है। वो कहते कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। वो कहते इतनी हाई प्लेस पे मतलब सरपंच की प्लेस पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे बैठकर क्या वो अपना बदला लेगा। यहाँ पे वो मतलब अंतरात्मा से बात कर रहा है, वो खुद सोच रहा है इस बारे में। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा, मतलब बार बार सोच रहा है कि क्या मैं इसका साथ दूं या मैं सही का साथ दूं, क्या मैं अलगू को नुकसान पहुंचा दूं साहू का साथ दे के, या फिर मैं सच का साथ दूं। फिर वो खुद से कहता है नो, ही मस्ट नॉट। देखो यहाँ पे एक सीन डिस्क्राइब किया गया है, जुम्मन और अलगू, क्या लग रहा है यहाँ पे जैसे गले मिल रहे हैं, फाइट तो नहीं कर रहे होंगे पूरी पंचायत में। तो देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे ऐसा। He must not allow his
पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्ट। वो कहता है कि मुझे सच्चाई और न्याय के रास्ते में अपनी पर्सनल फीलिंग्स में जो उसको नहीं आने देना चाहिए। अब both Algu and Sahu stated their cases। तो दोनों साहू भी और अलगू भी अपना अपना पक्ष बताते हैं, अपना अपना केस रखते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उनसे उनसे भी क्वेश्चनिंग होती है। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, बड़े ध्यान से केस को कंसीडर किया जाता है, उसको समझा जाता है कि हो क्या रहा है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल। वो कहता है कि हम लोगों का ये मानना है, हम लोगों का ये ओपिनियन है कि यहाँ पे जो साहू है उसको अलगू को मनी देनी चाहिए। When Sahu bought the bullet, it suffered from no disability और डिसीज, क्योंकि जब साहू ने उस बैल को खरीदा था तो उसमें कोई कमी नहीं थी, ना ही उसको कोई बीमारी थी। तो जब अलगू ने बेचा था तो बैल तो बिल्कुल सही था, तो उसको प्राइस मिलना चाहिए। The death of the bullock was unfortunate, unpredictable। के जो मतलब के सोचा ही नहीं था, तो बैल की जो मौत होगी तो अलगू ने थोड़ी ना सोचा था कि यार जाके वहां पे मर जाएगा। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, तो इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, कंटेन मतलब उसको बांध के नहीं रख पा रहा, अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रहा कि उसके फ्रेंड ने तो सही डिसीजन लिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं दिया, अपनी एनिमिटी को नहीं सामने रखा, उसने सही का ही साथ दिया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर अगेन, खड़ा होकर बार बार एक ही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय। दिस इज जस्टिस, यही है न्याय। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। चौथी बार ये लाइन आ गई कि भगवान रहता है पंच की आवाज में, मतलब सरपंच पंच का जो भी पंचायत का जो भी डिसीजन होता है उसमें भगवान का वास होता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू। अब जुम्मन आया अलगू के पास। आपको क्या लगेगा अब क्या करेगा वो? डिसीजन तो हो गया। अब जुम्मन आया, इम्ब्रेस्ड हिम, इम्ब्रेस्ड मतलब उसको गले लगाया, जफ्फी डाला, उसको हग किया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, कि जब से पुरानी लास्ट पंचायत हुई थी ना, मतलब जब जुम्मन का केस था, वो कहता तब से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैंने ये महसूस किया, ये रियलाइज किया, ये फील किया, व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, कि पंच होने का मतलब क्या है। ए पंच हैज नो फ्रेंड, नो एनिमी। पंच का ना तो कोई फ्रेंड होता है ना ही दुश्मन। ये लाइन सेकंड टाइम रिपीट हुई है। ही नोज ओनली जस्टिस, के जो सरपंच है, पंच है, उसको सिर्फ और सिर्फ न्याय का पता होता है। लेट नो वन डेविएट, डेविएट होता है भटकाना, डेविएशन करना, डाइवर्ट करना। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enemy। तो आओ हम सबको ये बताएं कि कभी भी न्याय के रास्ते पे आकर अपनी मतलब अपनी फ्रेंडशिप या दुश्मनी को लेकर कभी भी न्याय का साथ मत छोड़ना, सही चीज का साथ मत छोड़ना, कि चाहे तुम लोगों में दोस्ती है चाहे दुश्मनी है, हमेशा ही सच का साथ देना। अलगू embraced his friend and wept। अब अलगू भी इमोशनल हो गया है, उसने भी अपने फ्रेंड को एम्ब्रेस किया, हग किया और वो रोने लग गया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन। उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब तक हुई थी, दोनों के टीयर से वो वॉश अवे होगी, मतलब फिर से दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर एंड। तो अगर चैप्टर के जॉनरा की बात करें तो जिसको हम सोशल रियलिज्म के बारे में बोल सकते हैं, जो कि सोशल रियलिज्म मतलब कि समाज की सच्चाई को दिखाया गया है इस चैप्टर में। और इसका जो मैसेज है वो तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि
आपकी चाहे किसी के साथ दोस्ती हो, दुश्मनी हो, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा ही सही का साथ देना है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज द नेम फेयर प्ले। होप आपको चैप्टर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो बाय बाय एंड